मेरी अच्छी माँ, मैं तुम्हारी बिट्टू, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा, तुम्हारी सोना, यही कहा करती थी ना तुम मुझसे। सच कहती हूँ, जब तक तुम्हारे साथ रही तुम्हारी कद्र न कर सकी। आज जब तुम्हारे पास नहीं और ख़ुद भी एक युवा बेटी की माँ बन चुकी हूँ, ऐसे में बचपन की तमाम यादें मन को झिंझोड़ जाती हैं। अब जाना माँ का प्यार कितना निस्वार्थ, कितना पवित्र होता है। आज जाना कि तुम्हें कितना मानसिक क्लेश दिया है मैंने, और कितनी महान हो तुम। पता नहीं कैसे सह जाती थी मेरी उस कटु व्यवहार को। आज शर्मिंदा हूँ, बेहद शर्मिंदा। बचपन की तमाम घटनाएं आंखों के सामने पुनः सजीव हो उठी हैं। कमला बुआ याद है ना, कितनी मुंहफट और वाचाल थी। वह बाबूजी के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। हर दूसरे तीसरे महीने अपनी बहू से लड़कर तुम्हारे पास आ जाया करती थी। मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था जब शादी के 8 वर्षों तक तुम्हें संतान न हुई तो यही कमला बुआ तुम्हें कैसे कैसे ताने दिया करती थी। कभी कहती, बाबू यानी मेरे पिताजी की किस्मत ही खराब है। कितना समझाया, पत्नी का नहीं अपने वंश का ख्याल कर, पर कुछ सुनता ही नहीं। जोरू का गुलाम है। सगी बहन होती तब ना मेरी बात मानता क्या। मैं तो ठहरी दूर की रिश्ते वाली बहन, मुझे भला उसकी फिक्र क्यों होने लगी। बुआ आंचल से आंसू पोंछने लगती, पर धीरे से चोर नज़र से बाबूजी के चेहरे का अवलोकन करने से भी ना चूकती। क्या पता कब तीर निशाने पर लग जाए और अपने जेठ की सांवली नाटी चिचक के दाग से भरी मुखवाली बेटी का ब्याह वे बाबूजी से कर दें। पर बाबूजी कुछ ना कहते। उनका निर्लिप्त भाव बुआ को और घायल कर जाता। उनका क्रोध उनकी जिह्वा में समाकर विभिन्न प्रवाहों में फूट पड़ता। अरे बहू, तू ही क्यों नहीं समझाती बाबू को, क्यों उसके वंशनाश पर तुली हुई है। हमारे गांव की बड़ी बूढ़ियां तो स्पष्ट कहती हैं, मरोज जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं का मुंह देखो तो भी पुण्य ही है, पर बांझ का मुख देखना तो महापाप है। कुछ कहना चाहती, पर बाबूजी के वचन तुम्हारे कानों में गूंज उठते। सुमन, कभी भूल से भी दीदिया का मन ना दुखाना। अगर माँ बाप के असमय गुजर जाने के बाद इन्होंने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं स्कूल में मास्टर ही नहीं किसी की चाकरी कर रहा होता। याद रखना सुमन, दीदिया का दुख या कष्ट मेरी आत्मा को आ करेगा। तुम चुप लगा जाती और बुआ का प्रलाप अनवरत जारी रहता। मुंह अंधेरे उठकर सीताराम का जाप करती बुआ यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी झलक आंगन में पा लेती तो घर में कोहराम मच जाता। जोर से चीख पड़ती, देख रे बाबू, मैं ठहरी धर्म कर्म पूजा पाठ वाली स्त्री, मैं अपनी परलोक नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तो रोज़ सुबह उठकर बांझ के ही दर्शन होते हैं। वो तो तेरी ममता है, मेरी ममता है जो यहाँ टिक जाती हूँ, नहीं तो यहाँ झांकने भी ना आऊँ। दिन भर दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। पड़ोस की अनीता मौसी अपनी माँ के साथ आई थी। तुम उनकी आवभगत में जुटी थी। तभी तुमने बुआ को फुसफुसाते हुए सुना, क्या कहूँ बहन, एक बच्चे के लिए हमारा आंगन तरस गया है। बाबू को पाला है मैंने, इसलिए चाहती हूँ कि उसके घर में भी किलकारियाँ गूंजें। पता नहीं किस पाप की सज़ा मिल रही है जो बांझ बहू पल्ले पड़ गई। पूरे 9 साल हो गए, पर खैर अब तो मुझे लगता है उसको कभी संतान नहीं होगी। हथेली पर भी कभी दूब उगी है क्या। तुम सुनकर सुन रह जाती। सच ही तो है, एक औरत की परिपूर्णता माँ बनने में ही है, नहीं तो क्या अस्तित्व है उसका। एक आधी अधूरी स्त्री ही ना। जिस पौधे पर फूल नहीं खिलते वो पौधा सबकी स्नेहिल नज़रों से अनछुआ रह जाता है। खुद पौधे को सींचने वाला माली भी उसकी को अनदेखी कर जाता है। पूरे 10 साल बाद जब मैं तुम्हारी गोद में आई तो तुम खुशी से झूम उठी थी। मेरे जन्म पर सारे शहर को न्योता दे आए थे बाबूजी। दिवाली जैसा माहौल था घर में। मेरे जन्म के बाद जब भी बुआ हमारे घर आती, मुझे उनकी गोद में डालकर तुम विहंस उठती, दीदी धूप कितनी सुंदर और हरी भरी है। बुआ झेंप जाती, तुम पूरी तृप्ति से खिलखिला उठती, और जब तुम्हारी नज़रें बरामदे में बैठे बाबूजी से टकराती तो उनकी हल्की सी स्मित मुस्कान बौछार बंद तुम्हारी आत्मा को सिक्त कर जाती। ये सब बातें तुम कभी कभी खुशगवार मिजाज में बताया करती थी। कितना प्यार, कितना ममता तो तुमने मुझ पर लुटाया, उसे आज महसूस करती हूँ। मेरे छोटे भाई पर भी तुम इतना स्नेह नहीं लुटा पाई थी। उस समय कितनी नासमझ थी मैं। मुझे मेरा छोटा भाई फूटी आँख नहीं सुहाता था। तुम जब भी उसे लिपटा कर प्यार करती मैं सुलग उठती। कितना कुछ कह देती थी मैं तुम्हें। जब भी बाबूजी मुझे मेरी किसी गलती पर डांटते तुम तुरंत उन्हें टोक देती। भूल गए क्या वो 10 वर्षों का क्लेश। इसे मत डांटो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी उस समय कितनी नासमझ थी मैं। मुझे मेरा छोटा भाई फूटी आँख नहीं सुहाता था। तुम जब भी उसे लिपटाकर प्यार करती मैं सुलग उठती। कितना कुछ कह देती थी मैं तुम्हें। जब भी बाबूजी मुझे मेरी किसी गलती पर डांटते तुम तुरंत उन्हें टोक देती थी।
भूल गए क्या वो 10 वर्षों का क्लेश? इसे मत डांटो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी चुपचाप बाहर चले जाते, पर उनका बड़बड़ाना आज भी मेरे कर्णरंध्रों में गूंज रहा है। खूब बिगाड़ो, एक दिन जब सिर पर चढ़कर बोलेगी तब तुम समझोगी। मैं भी अब माँ हूँ, जान चुकी हूँ कि अपनी संतान पर लगी चोट माँ के कलेजे को ही छलनी कर जाती है। आज मेरी बेटी मुझसे कितना भी बुरा बर्ताव करे, मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर गुस्से में आकर कुछ कह भी देती हूँ तो बाद में बहुत पछतावा होता है। शायद यही माँ की नियति है। तुम्हें याद ही होगा, भला कैसे भूल सकती हो मेरे द्वारा बारंबार किए जाने वाले अपने अपमानों को? जानती हो माँ, आज से पहले मैं ये कभी नहीं कह पाई, पर आज स्वीकार करती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तब भी और आज भी। पर तुम्हें सताने में पता नहीं मुझे क्या आत्मिक सुख मिलता था। अगर स्कूल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम बुरी तरह घबरा उठती थी, और तुम्हें तंग करने के लिए मैं कभी कभी किसी सहेली के यहाँ रुक जाती। लौटने पर जब तुम पूछती तो मैं टका सा जवाब दे देती, मैं क्या बच्ची हूँ? तुम तो बेवजह परेशान होती रहती हो। तुम फिर भी चुप ही रहती। तुम्हारी यही चुप्पी मुझे धीरे धीरे द्वंद बनाती चली गई। इस बात को तुम्हें मानना ही होगा। मैं जब भी सुनती सुनीता का उसकी माँ से झगड़ा हो गया था, या कल्पना की माँ ने आज उसे एक चांटा मार दिया, तो मेरे भीतर कुछ दरक जाता। मुझे लगता कि तुम अधिकार के साथ मुझे क्यों नहीं डांटती, मेरी गलती पर चपत क्यों नहीं लगाती। शायद तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं। मेरे मन की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। तुम्हें तंग करने में मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। मेरी और विनय की लड़ाई किसी महाभारत से कम नहीं होती थी। अब महसूस करती हूँ कि मैं तो अकारण ही उससे झगड़ा करती थी। तुम हम दोनों के बीच पिसकर रह जाती। अगर मेरा पक्ष लेती तब भी नाराज़ हो जाती। बेटा है ना वह, पूरा अधिकार है उस पर, तभी तो उसको डांटती हो। और अगर कहीं मुझसे कह बैठती तेरा छोटा भाई है ना, क्यों हमेशा लड़ती रहती है, तो मेरा पारा चढ़ जाता। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ ना, झगड़ालू हूँ, हमेशा लड़ती रहती हूँ। तुम्हारे बेटे का जीना हराम कर दिया है ना मैंने। तुम दुखी होकर रोने लगती, तब कहीं जाकर मेरा गुस्सा ठंडा होता। आज सब कुछ याद आ रहा है जिसे मैं अपनी अवहेलना समझ रही थी। वह तुम्हारा असीम प्यार था माँ। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वजह, वही हुआ। तुम्हारा अतिशय प्रेम मुझे तुमसे दूर ले आया। शिरीष के साथ मेरा मिलना जुलना तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं था, पर मैं तो उसका साथ पाकर वैसे ही मगन थी जैसे उन्मुक्त गगन में उड़ान भरता पंछी। तुम्हें शिरीष पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरा और चहेता बनता गया। मैं उसके प्यार में आकंठ डूब चुकी थी। मुझे याद है एक शाम शिरीष मुझे घर छोड़ने आया तो तुमने पहली बार मेरे मामले में दखल दिया और शिरीष से कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में शराब पीते हो, रात रात भर होटलों में मटर गश्ती करते हो। अभी अपना करियर देखो बेटा, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हारे सामने। शिरीष ने पलटकर कह दिया था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहे मुझे कह दें। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि मेरी 4 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत। पर बेटे, तुमने कुछ कहना चाहा, तुम्हारी बात काटकर वह मुझ पर बरस पड़ा। मैं जा रहा हूँ बिट्टू, तुम अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो कल कोर्ट में चली आना, हम कल शादी करेंगे। और वह भुनभुनाता हुआ चला गया। मैं तुम पर बरस पड़ी। कर दिया ना तुमने शिरीष का अपमान। अब वो कभी यहाँ पैर भी नहीं रखेगा, और मैं भी नहीं। कल उससे शादी करने जा रही हूँ। तुम जो चाहती हो कर लो। मैंने 2 टूक फैसला सुना दिया था। बाबूजी के असमय मौत के बाद तुम उदास रहने लगी थी। अपने दुख को पीकर तुमने शांत भाव से कहा था, बेटा, जोश में लोग होश खो बैठते हैं, और ठोकर खाकर गिरना ही उनकी नियति होती है, क्योंकि उनके कदम कहाँ पड़ रहे हैं इसका उन्हें तनिक भी भान नहीं होता। संभल जा बेटी, अभी भी वक्त है। तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं थी अहंकार में डूबी हुई। मैंने व्यंग से हंसकर कहा था, पीना पिलाना तो बड़े आदमियों का काम है। ना मेरे बाबूजी इतने बड़े आदमी थे, ना नाना जी। तुम्हें क्या मालूम बड़े आदमी कैसे जीते हैं। तुम चुप रह गई थी, पर उस समय तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न कौंधा था उसका उत्तर मुझे वर्तमान में आज मिल गया है। वो शिरीष जो शादी से पहले दीवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था, आज उसे मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। दिन रात क्लब, जुआ और शराब, बस यही उसकी ज़िंदगी है। मेरे प्रति उसकी निर्लिप्तता मुझे आहत कर जाती है। एयर कंडीशन बंगले में ममतामयी गोद में छोटी सी बच्ची बन अकेली पड़ी कुड़ती रहती हूँ। आज भी बचपन की वो शामें याद हैं जब बाबूजी स्कूल से घर लौटते थे। हम सभी एक साथ बैठकर गपशप करते हुए रात का खाना खाते थे। दिन भर की थकान हंसी मजाक में घुल जाती थी।
आज शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए लगता है जैसे कोई गुनाह कर रही हूँ। ना कोई गप्पेबाजी, ना कोई हंसी मजाक। क्या ज़माना इतनी जल्दी बदल गया। बच्चे तो बाप से भी 4 कदम आगे हैं। कल श्वेता से ज़रा सा कह दिया, इतनी रात तक अकेली मत घूमा करो। बस वो बरस पड़ी मुझ पर। क्या क्या नहीं कह दिया। मुझे दिमाग में कूड़ा भरा है और भी न जाने क्या क्या। मैं स्तब्ध रह गई। मैं उसकी माँ हूँ, इस बात का भी ख्याल नहीं रहा। दिन प्रतिदिन उद्दंड होती जा रही है। इतना तो जानती हूँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। फिर भी मन तो बेचैन हो ही जाता है ना। जब श्वेता मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है उस समय मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूम जाता है। ऐसा ही तो तुम्हें भी लगता होगा। मेरे द्वारा अपशब्द सुनने के बाद मन ग्लानि से भर उठता है मेरा। बेटा अमित भी दिन रात क्लब और पार्टियों में व्यस्त है। मेरी फिक्र किसी को नहीं है। रात ढले घर लौटता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मेरा तन बदन जल उठता है। कैसा ज़माना आ गया है। न शर्मो हया रही, न तमीज़ ही। मैं जानती हूँ मेरा अपना कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न पति ही। दिन रात अपमान और वेदना के भंवर में डूबती जा रही हूँ, गहरे और गहरे। माँ, आज मुझे तुम्हें बहुत याद आ रही हो। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। फिर से वापस लौटना चाहती हूँ। तुम्हारे आंचल में मुंह छिपाकर रोना चाहती हूँ। आज 18 वर्षों के बाद तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। अब तक मेरा अहम मुझे रोकता रहा, पर अब सारी कस्में तोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। जानती हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। एक माँ हूँ, इसलिए माँ का दिल कैसा होता है जान गई हूँ। सीधे आने का साहस न कर सकी, न तुमसे बात करने का साहस है, न माफ़ी मांगने का। इसलिए पत्र लिख रही हूँ। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, शायद सदा के लिए। तुम्हारी अभागी बिट्टू।